Hello students, welcome to Masters Concept Series. Students, in today's lecture we will start medium access control. लास्ट लेक्चर तक हमने डेटा लिंक लेयर का कुछ पोर्शन देखा है. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था डेटा लिंक लेयर में कि डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू सब लेयर्स. वन इज लिंक लेयर कंट्रोल, अनदर इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल. लिंक लेयर कंट्रोल में बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए मीन्स वन सेंडर और वन रिसीवर होना चाहिए. उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया गया है लिंक लेयर कंट्रोल में, जैसे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पीपीपी या एचडीएलसी प्रोटोकॉल. ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं लिंक लेयर कंट्रोल में. ठीक है, और उसमें शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि अगर मल्टीपल सेंडर अगर किसी पर्टिकुलर मीडियम को शेयर कर रहे हैं और उन्हें उसी सेम मीडियम से अपने फ्रेम्स को ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में लिंक लेयर कंट्रोल विल नॉट प्रोवाइड एनी फीचर. So in medium access control we will see how different senders can be managed. और अगर different sender किसी shared medium में frames transmit कर रहे हैं तो किस तरह से they will identify the collision and how they will transmit the frame using some protocols that we will see in this lecture. So we will see some protocols. Okay, so multiple access protocol to coordinate access to the link means जो भी प्रोटोकॉल इस लेयर में, इस सब लेयर में प्रोवाइड किया गया है, that protocol will coordinate to access the link. ठीक है, और there are different kind of protocol we will see. First one is random access protocol, then control access protocol, then channelization protocol. ठीक है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में हम देखेंगे अलोहा, देन CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, देन CSMA CD एंड CSMA CA. और कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल में हम देखेंगे रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग. एंड फर्दर चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में हम देखेंगे FDMA, TDMA एंड CDMA. ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम अलोहा. ठीक है, ओके. सो अलोहा में क्या होता है कि अगर किसी भी सेंडर के पास कोई फ्रेम है, देन वो फ्रेम कहाँ से आएगा. सबसे पहले तो पैकेट नेटवर्क लेयर में है, देन नेटवर्क लेयर विल सेंड दैट पैकेट टू द डेटा लिंक लेयर, देन डेटा लिंक लेयर विल क्रिएट अ फ्रेम, और जैसे ही फ्रेम आएगा देन सेंडर विल ट्रांसमिट द फ्रेम इन द शेयर्ड मीडियम. ठीक है, ओके. तो जैसे ही अगर ट्रांसमिट करेगा तो, और अगर मान लो उसी टाइम इंटरवल पे मीन्स उसी टाइम ड्यूरेशन में जब कोई पर्टिकुलर सेंडर सेंड कर रहा है और सेम मीडियम में अगर दूसरा सेंडर भी सेंड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, कोलिजन अकर्ड होगा. बोथ फ्रेम्स विल कोलाइड टू ईच अदर एंड बोथ सेंडर हैज टू रीट्रांसमिट द फ्रेम. तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं, मीन्स सेंडर जो रीट्रांसमिट करेगा तो उसका क्या पैटर्न होगा रीट्रांसमिट करने का. ठीक है, सो देर आर टू वर्जन्स ऑफ अलोहा एग्जिस्ट. वन इज प्योर अलोहा, अनदर वन इज स्लॉटेड अलोहा. हम ये दो अलोहा पढ़ेंगे. ओके, इन द केस ऑफ प्योर अलोहा सेंडर विल ट्रांसमिट द फ्रेम इफ कॉलिजन अकर्ड. अगर कॉलिजन होता है मीडियम में, तो इस केस में क्या होगा कि सेंडर विल रीट्रांसमिट द फ्रेम. बट यहाँ पे दो केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग ही हमारा सेंडर जो है फ्रेम ट्रांसमिट करेगा. पहला केस है कि अगर फ्रेम कॉलिजन हुआ, अगर फ्रेम जो है ड्रॉप हो गया, देन सेंडर विल इमीडिएटली रीट्रांसमिट द फ्रेम विद प्रोबेबिलिटी P. ठीक है, और सेकंड केस है कि सेंडर विल वेट फॉर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल एंड आफ्टरवर्ड ही विल ट्रांसमिट द फ्रेम मीन्स रीट्रांसमिट द फ्रेम विद प्रोबेबिलिटी P. ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी P मीन्स कि ही विल इधर ही विल रीसेंड और नॉट, और अगर सेंड नहीं करता है तो फिर ही विल वेट फॉर सम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, और उसके बाद फिर से वो विद प्रोबेबिलिटी P वो डिसाइड करेगा कि ही हैज टू सेंड और नॉट. ठीक है, सपोज हमारा जो यूजर है वह ABCDE. यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूजर ABCD जो है इस मीडियम को शेयर किए हुए है, और हम देख सकते हैं कि
इस पर्टिकुलर टाइम में, there is no any user is transmitting frame, that's why there is no collision occurred here. अब मेरा E जो है सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर पाया है, बट इन दिस केस there is collision. यहाँ पे B का जो बिगिनिंग पार्ट है that will be destroyed by the user एज फ्रेम. ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं हमारा 3 फ्रेम जो है वो कोलाइड हो गया. ठीक है, और ए, बी और डी को दोबारा से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा. ई के केस में देख रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन देयर इज नो एनी फ्रेम इन दिस चैनल, दैट्स व्हाई ई इज सक्सेसफुली ट्रांसमिट द फ्रेम. सिमिलरली हम इस केस को भी देख सकते हैं, इस केस में भी हम देख सकते हैं. ठीक है, यह भी सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया. ठीक है, तो हम इस केस में देख पा रहे हैं कि जो भी यूजर हैं दे विल ट्रांसमिट द फ्रेम विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी कि और ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से कंप्यूट करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से. ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड. सी सपोज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु इज कंडक्टिंग अ सर्वे. ठीक है, उस सर्वे में दे आर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2000 टू 2020. ठीक है, तो ये 2000 से 2020 तक कितने कैंसर पेशेंट होंगे वो सर्वे कर रही है, और उसके बाद वो उसका एवरेजिंग करेंगे हम उसका. सो मान लो कि ये 2020 है, 2000 है, दिस इज 2001, दिस इज 2002, और 2000 से 2001 तक मान लो था 8, देन 10, देन 5, और 2019 से 2020 के बीच मान लो हो गया 2. ठीक है, और अगर हम इसका एवरेजिंग निकालेंगे 8 प्लस 10 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2 डिवाइडेड बाय कितना है 20 स्लॉट बनेंगे इसके. ठीक है, 2001 2001 से 2002 2020 तक 20 स्लॉट. अगर we डिवाइड कर देते तो ये मेरा एवरेज या मीन कैलकुलेट हो जाता. ये एवरेज और मीन को देख के हम बता सकते हैं कि कैंसर पेशेंट की संख्या जो है वो रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है. ठीक है, अगर मान लो कि ये जो मीन हमने कंप्यूट किया वो है n, इफ दिस n इज लेस देन 1, इन दैट केस कैंसर पेशेंट की संख्या किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में जो है वो रिड्यूस हुई है. राइट, और अगर n ग्रेटर देन 1 होता है, अगर n ग्रेटर देन 1 होता है, इस केस में क्या होगा कि पेशेंट की संख्या जो है इंक्रीज हुई है. सो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि इट शुड बी रिड्यूस. अगर रिड्यूस होगा तो ही कैंसर पेशेंट की संख्या जो है कम होगी. अगर हम इसको सिमुलेट करें अपने चैनल के साथ, तो मान लो कि हमारा जो यूज़र है ABCD, दे आर ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम विद अ ट्रांसमिशन टाइम. ठीक है, मान लो ट्रांसमिशन टाइम मेरा जो है फ्रेम टाइम है. ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है? ट्रांसमिशन टाइम होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द फ्रेम. ठीक है, तो नोड को जितना टाइम रिक्वायर्ड है किसी फ्रेम को ट्रांसमिट करने. मान लो फ्रेम का लेंथ है f डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ये मेरा ट्रांसमिशन टाइम हो जाता है. ठीक है, फ्रेम लेंथ. तो इस ट्रांसमिशन टाइम को हम मान लेते हैं फ्रेम टाइम है. ठीक है, इस ड्यूरेशन इतना टाइम लगता है किसी भी नोड को फ्रेम ट्रांसमिट करने में. राइट, तो अगर हम उसको इस तरह से समझें कि ये मेरा चैनल है और ये चैनल जो है वो फ्रेम टाइम में डिवाइडेड है. ठीक है,
0 1 2 3 4 5 6 7. ओके, दिस इज द फ्रेम टाइम. तो यहाँ क्या होगा, इसको हम यही देख लेते हैं. जैसे ये है, ये मेरा फ्रेम टाइम है, राइट. इस फ्रेम टाइम में ये फ्रेम जो है कंप्लीटली चैनल पे आ गया. ठीक है. ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली होता क्या है कि आप देखोगे कि कोई भी सेंडर है, अगर इसको फ्रेम ट्रांसमिट करना है तो टोटल फ्रेम को ट्रांसमिट करने में उसको जो टाइम लगता है, इस फ्रेम का कोई ना कोई साइज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बिट को टाइम लगा, जो टाइम लगा वो है ट्रांसमिशन टाइम. फिर इसी फ्रेम, ये फ्रेम क्या है, इट्स अ कंटिन्यूअस बिट, तो इस बिट को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो लगा ट्रांसमिशन टाइम. ओके, तो इस तरह से हम ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट करते हैं. दिस इज फ्रेम लेंथ एंड बैंडविड्थ. ओके, तो ये जो फ्रेम टाइम है, इस फ्रेम टाइम में हाउ मेनी नंबर ऑफ यूजर इज सेंडिंग. अगर एक भी यूजर सेंड नहीं कर रहा है इस फ्रेम टाइम में तो क्या होगा, देयर इज नो कॉलिजन. इसका फ्रेम टाइम ये था, राइट. इसका फ्रेम टाइम ये था, तो जो बी ने सेंड किया, तो इसका मतलब है कि इसके फ्रेम टाइम के ड्यूरेशन में दूसरा फ्रेम एंटर हो गया, तो क्या हो गया, कॉलिजन हो गया. इसके फ्रेम टाइम के ड्यूरेशन में देयर इज नो एनी फ्रेम्स आर अवेलेबल. इसका मतलब देयर इज नो कॉलिजन. यहाँ भी कॉलिजन नहीं हुआ, यहाँ कॉलिजन हो गया. तो यहाँ पे हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर फ्रेम टाइम में अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स और अवेलेबल हैं तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा, राइट. तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा लेस कॉलिजन हो. इसका मतलब लेस नंबर ऑफ फ्रेम्स अवेलेबल हो किसी पर्टिकुलर फ्रेम टाइम में. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने 1 ईयर्स का टाइम स्लॉट लिया था, तो हम इस केस में फ्रेम टाइम लिए हैं 1 का. ठीक है, तो मान लो इस ड्यूरेशन में एक भी फ्रेम नहीं है, इस ड्यूरेशन में मान लो एक फ्रेम है, इस ड्यूरेशन में अगर जैसे 2 फ्रेम आया देन कॉलिजन विल अकर. तो इस तरह से अगर हम एवरेजिंग निकालते हैं और वो एवरेजिंग मान लो n है, अगर लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है मतलब कि किसी फ्रेम टाइम में किसी ने सेंड नहीं किया होगा, राइट. ठीक है, और अगर n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट जितने भी फ्रेम टाइम्स हमें अलॉटेड हैं, ठीक है, चैनल में हैं, उसमें कोई ना कोई फ्रेम्स अवेलेबल है. ठीक है, तो अगर n ग्रेटर देन 1 होता है तो वो हैवी लोडेड मीडियम कहलाता है. ठीक है, और n लेस देन 1 है तो लाइटली लोडेड फ्रेम. ओके, एंड दिस इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. इसके थ्रू हम कंप्यूट करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट k frames are generated during a given frame time in which g frames are expected. बेसिकली g जो है यहाँ पे बता रहा है मीन नंबर ऑफ फ्रेम्स. ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स इन द ड्यूरेशन, और k फ्रेम्स बता रहा है कि उस पर्टिकुलर टाइम में हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स आर अवेलेबल. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो है g पावर k इंटू ई टू द पावर माइनस जी divided by k factorial. This formula we are not going to derive here because it's not a part of computers network syllabus. So we will use this formula only. और कैसे use करेंगे इसको हम देखते हैं आगे. See, when any sender is sending a frame, मान लो कि उसने स्टैंडिंग स्टार्ट किया t0 प्लस t से, और जो इसका ट्रांसमिशन टाइम है वो है t. इसको हम फ्रेम टाइम मानते हैं, राइट. दिस इज फ्रेम टाइम. ठीक है, तो फ्रेम टाइम है t मीन्स t0 प्लस t से t0 प्लस 2t तक मेरा फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा. बट कॉलिजन का सिनारियो क्या है, जिसको हम एक वल्नरेबल पीरियड भी कहते हैं,
कि प्योर अलोहा में एक वल्नरेबल पीरियड का कॉन्सेप्ट है। उस वल्नरेबल पीरियड में अगर कोई अदर सेंडर ट्रांसमिट करता है देन कॉलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो वो वल्नरेबल पीरियड है पहला T0 से लेके T0 प्लस T के बीच अगर कोई सेंडर ट्रांसमिट करता है फ्रेम तो उस केस में कॉलिजन होने के चांसेस हैं। और T0 प्लस T से T0 प्लस 2T के बीच अगर फ्रेम ट्रांसमिट करता है, जैसे ये पार्ट इस बीच है, ये पार्ट जो है वो इसी ड्यूरेशन में है, तो भी कॉलिजन विद द एंड ऑफ द शैडर्ड फ्रेम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ कॉलिजन होने के चांसेस हैं, राइट। तो अब हमें देखना है कि हम इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे। सी, तो सपोज n इज द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स in फ्रेम टाइम। ठीक है, क्योंकि एवरेज नंबर मीन्स पूरे ड्यूरेशन में कि उस पर्टिकुलर उस फ्रेम टाइम में कितने हो सकते हैं फ्रेम, उसका हमने एवरेजिंग कर लिया टोटल का। तो एज पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें एक n मिला, और अगर n मेरा ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब ये हैवी लोडेड होगा मेरा चैनल, और अगर हैवी लोडेड होगा तो मल्टीपल टाइम्स उसे रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, राइट। तो रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि उस फ्रेम के अंदर उस फ्रेम टाइम में नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ जाएंगे। तो हैवी लोडेड के केस में जो है जो नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जो होंगे वो n से ग्रेटर होंगे। मान लो वो रीट्रांसमिट अगर हम करते हैं तो उस केस में एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम क्या हो जाएगा g, एंड g इज ग्रेटर देन n। किस केस में? जब मेरा n ग्रेटर देन 1 होता है तब। ठीक है, और अगर n अप्रोक्सीमेटली 0 हो, अप्रोक्सीमेटली कहने मतलब इट्स नॉट अ 0 बट अप्रोक्सीमेटली अगर 0 हो तो उस केस में हम g इक्वल्स टू n कह सकते हैं। ठीक है, और n ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में g इज ऑलवेज ग्रेटर देन n, क्योंकि इसमें रीट्रांसमिटेड फ्रेम भी इंक्लूडेड है, राइट। तो अब यहाँ पे हम एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स मानते हैं g। ओके, तो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम g। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्या जानते हैं कि pk इक्वल्स टू g टू द पावर k इंटू g पावर k इंटू e टू द पावर माइनस g इंटू e टू द पावर माइनस g डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। तो अगर हम आइडियल केस लें, किसी पर्टिकुलर फ्रेम टाइम में अगर एक भी फ्रेम नहीं है, ठीक है, तो दिस इज P0। अगर हम P0 लेते हैं k इक्वल्स टू 0 तो e टू द पावर माइनस g। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। इस आइडियल सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी आएगा वो है 1 बाय e टू द पावर g। ठीक है, तो अगर इसका हम थ्रूपुट देखें, थ्रूपुट कैसे कंप्यूट करेंगे, तो थ्रूपुट कैन बी डिफाइंड एज, सपोज थ्रूपुट इज s, थ्रूपुट मान लो s है, तो s इक्वल्स टू ऑफर्ड लोड मल्टीप्लाइड बाय probability of success। ठीक है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 बाई e टू द पावर g या e टू द पावर माइनस g से प्रोबेबिलिटी से अगर हम सेंड करते हैं तो वी विल नॉट गेट एनी फ्रेम इन पर्टिकुलर फ्रेम टाइम। तो
ऑफर्ड लोड अगर हम जी देते हैं तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा वो होगा P0। और यहाँ पे P0 इक्वल्स टू है e टू द पावर माइनस जी, तो दिस इज थ्रूपुट। ये आइडियल केस के लिए है, ये आइडियल केस के लिए है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्योर अलोहा के केस में कि प्योर अलोहा के केस में जो आइडियल टाइम होना चाहिए जिस ड्यूरेशन में कोई भी अदर फ्रेम एग्जिस्ट ना करे, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए T0 प्लस 2T माइनस T0, ठीक है, मीन्स 2T। T क्या है यहाँ, फ्रेम टाइम है, तो फ्रेम टाइम का 2 टाइम्स जो है डबल हो गया यहाँ फ्रेम टाइम का। तो इस ड्यूरेशन में चैनल शुड बी आइडल, ठीक है। तो इसका मतलब जो मेरा प्रोबेबिलिटी है P इक्वल्स P0 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस जी, ये क्या है, ये है ऑफर्ड लोड। किस केस में, जब लोड G था और मेरा जो फ्रेम टाइम था वो T था, ठीक है। अब जैसे ही फ्रेम टाइम 2T हो जाएगा तो लोड क्या हो जाएगा, 2G, राइट, दिस इज द ऑफर्ड लोड 2G। तो इस केस में जो मेरा P0 है ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2G। तो इसका मतलब थ्रूपुट क्या हो जाएगा इन द केस ऑफ प्योर अलोहा, इन द केस ऑफ प्योर अलोहा G मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस 2G। तो मैक्सिमम थ्रूपुट हो जाएगा एट G इक्वल्स टू 0.5, तो S इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2e, इट इज अराउंड 0.18, ठीक है। ये मैक्सिमम थ्रूपुट हो जाएगा इन द केस ऑफ प्योर अलोहा, ठीक है, ओके। तो हमने देखा कि इन द केस ऑफ प्योर अलोहा वी कैन ट्रांसमिट द फ्रेम रैंडमली, ठीक है, बट इन द केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा रैंडमली हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं। वी विल डिवाइड द टाइम इनटू डिस्क्रीट इंटरवल कॉल्ड स्लॉट एंड ईच इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 फ्रेम। और जो इंटरवल है, जो स्लॉट हमने डिफाइन किया है वो टाइम इंटरवल, जब उस टाइम इंटरवल के बिगिनिंग में ही सेंडर ट्रांसमिट करेगा फ्रेम को, और मिड ऑफ द स्लॉट में कोई भी सेंडर ट्रांसमिट नहीं करेगा, राइट। जैसे आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पे मेरा जो फ्रेम टाइम है, ठीक है, मान लो ये स्लॉट होता तो यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हम प्योर अलोहा के केस में ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा कोलिजन हो रहा है। लेकिन स्लॉटेड अलोहा के केस में वी विल नॉट ट्रांसमिट एनी फ्रेम मिडिल ऑफ द स्लॉट। जब जैसे ही हमारा स्लॉट का बिगिनिंग स्टार्ट होगा देन सेंडर विल ट्रांसमिट द फ्रेम, ठीक है। सो स्टेशन कैन नॉट ट्रांसमिट रैंडमली लाइक प्योर अलोहा, इट हैज टू वेट for the beginning of the next slot, okay. So this approach halves the vulnerable period, that's why in the case of pure Aloha we have to mention vulnerable time period। vulnerable time period जो है वो हमने यहाँ देखा था कि हमारा vulnerable time period क्या है, 2T है, 2T यहाँ से यहाँ तक। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर कोई फ्रेम आता है तो कॉलिजन पॉसिबल है, या तो इस फ्रेम के बिगिनिंग वाले पार्ट में कॉलिजन हो जाएगा या एंड वाले पार्ट में कॉलिजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्लॉट में डिवाइड कर देंगे तो वी नो नीड टू बोदर अबाउट वल्नरेबल पीरियड, ओके। वहाँ वल्नरेबल पीरियड 2T था, दैट्स वाई इन द केस ऑफ प्योर अलोहा, इन द केस ऑफ प्योर अलोहा हमने क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी P0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2G। लेकिन इन द स्लॉटेड अलोहा वी विल नॉट डबल आवर
फ्रेम टाइम, राइट। जैसे यहाँ पे हमने डबल कर दिया था 2G, क्योंकि हमारा 2T वल्नरेबल टाइम था। उस वल्नरेबल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लोड पॉसिबल है वो हमको यहाँ मेंशन करना पड़ा था, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इन द केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा, इन द केस ऑफ स्लॉटेड अलोहा वी कैन राइट आइडियल केस, आइडियल केस हो जाएगा e⁻⁻g, ठीक है। और अगर हम एफिशिएंसी निकालें, थ्रोपुट, थ्रोपुट अगर हम निकालते हैं, थ्रोपुट निकालते हैं ऑफर्ड लोड, ऑफर्ड लोड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ऑफर्ड लोड क्या है, यहाँ पे G है, मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻g, ठीक है। ये मेरा थ्रोपुट है। और मैक्सिमम थ्रोपुट कब होगा? अगर हम मैक्सिमम निकालें, मैक्स थ्रोपुट का केस, मैक्स थ्रोपुट जो होगा ये होगा अगर G इक्वल्स टू 1, G इक्वल्स टू 1 होता है तो इसका मतलब 1/e⁻g। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये लगभग डबल है उससे। इट इज अप्रॉक्स G इक्वल्स टू, यहाँ बेसिकली 1 है। G इक्वल टू हमने यहाँ 1 लिया है, तो 1/e इज अप्रॉक्स 0.37। ये ऑलमोस्ट डबल थ्रोपुट हो जाता है अगर हम स्लॉटेड अलोहा का यूज़ करते हैं तो, ठीक है, ओके। तो ये हमारा डायग्राम, ये कंपैरिजन है थ्रोपुट का स्लॉटेड अलोहा के केस में और प्योर अलोहा के केस में, ठीक है। जब G हमारा 0.5 होगा देन दिस इज आवर थ्रोपुट एंड 0.18 के अराउंड, एंड व्हेन स्लॉटेड अलोहा के केस में जो है 0.37 के अराउंड आएगा ये, ठीक है। नाउ विल सी वन एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन प्योर अलोहा। ये प्रीवियस ईयर 2000 आई थिंक 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो कंसिडर अ नेटवर्क यूजिंग द प्योर अलोहा मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल where each frame is of length 1000 bits, the channel transmission rate is 1 Mbps। यहाँ पे जो ट्रांसमिशन रेट गिवन है वो है ट्रांसमिशन रेट गिवन है 10⁶ बिट्स पर सेकेंड, और जो मेरा फ्रेम लेंथ है, फ्रेम लेंथ गिवन है 1000 बिट्स। तो हम यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम कंप्यूट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन टाइम इक्वल्स टू फ्रेम लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। मीन्स 1 मिलीसेकेंड, ठीक है। अब हमें कंप्यूट करना है नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि 1 मिलीसेकेंड के ड्यूरेशन में ट्रांसमिट हो रहे होंगे, ठीक है, तभी हम G कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो गिवन है द एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस ऑल द नोड्स इज मॉडल्ड एज ए पॉइजन प्रोसेस विद द रेट ऑफ 1000 फ्रेम्स पर सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड में 1000 फ्रेम्स सेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में, उस फ्रेम टाइम की ड्यूरेशन में ये जो मेरा 1 मिलीसेकेंड निकला है, ये क्या, ये फ्रेम टाइम है, ठीक है, दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम। और ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन टाइम अगर और कितने नोड जो हैं फ्रेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, दैट वी नीड टू कंप्यूट। और वो जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो मेरा G का वैल्यू होगा, ठीक है।
तो 1 सेकेंड में अगर 1000 फ्रेम ट्रांसमिट हो रहा है तो 1 मिली सेकेंड में 1000 इंटू 10⁻³ सेकेंड इक्वल्स टू 1. इट मीन्स हम यहाँ g इक्वल्स टू 1 कैलकुलेट कर लिए, राइट. नाउ वी नीड टू कंप्यूट द थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क. तो ये मेरा प्योर अलोहा है. प्योर अलोहा के केस में जो थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट क्या होता है, g इंटू ई टू द पावर. प्योर अलोहा के केस में हमें वनरेबल टाइम भी कंसीडर करना होता है, राइट. तो g इंटू ई टू द पावर -2g, ये होता है हमारा थ्रूपुट. यहाँ पे g इक्वल्स टू 1 गिवन है, ठीक है. e इक्वल्स टू होता है 2.71, तो g इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.71, ठीक है, -2 इंटू g इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2.71 का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.13616 अप्रॉक्स, इसके अराउंड होगा, ठीक है. तो हमें थ्रूपुट निकालना है फॉर 100 फ्रेम्स के लिए, राइट. द थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क इज हाउ मच. तो यहाँ पे मेरा जो है 100 फ्रेम्स पर सेकेंड सेंड कर रहा है. इससे हमने कंप्यूट कर लिया जी का वैल्यू कि उस फ्रेम टाइम में कितना सेंड हो रहा होगा, ठीक है. तो बट वी नीड टू चेक फॉर 100 फ्रेम्स. फॉर 1000 फ्रेम के लिए थ्रूपुट क्या हो जाएगा, 1000 फ्रेम के लिए थ्रूपुट क्या हो जाएगा, वन फ्रेम टाइम में क्या हो रहा था, g इक्वल्स टू 1 के लिए 1 फ्रेम टाइम में सिर्फ 1 फ्रेम ही हम सेंड कर रहे थे, ठीक है. तो 1000 फ्रेम के केस में क्या हो जाएगा, थ्रूपुट 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.13616 इक्वल्स टू 136.16. दिस इज थ्रूपुट इन आवर केस, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं. सो टुडे वी हैव सीन अलोहा एंड इन द और अलोहा के हमने दोनों पार्ट देखे, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा. और नेक्स्ट लेक्चर में हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल में ही अदर प्रोटोकॉल है जैसे CSMA/CD, उस पर हम आएंगे, ठीक है. सो थैंक यू.